चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्ष फाउंडेशन की तरफ से लगभग 2 महीने हम लोग ने इस अक्ष फाउंडेशन 2 से 3 महीना पहले आप लोगों के साथ में ही इनफैक्ट इसकी शुरुआत हुई। और मतलब अकेले ही शुरू करते करते आज एक अच्छा खासा परिवार बन चुका है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग, हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, न कि सिर्फ एसएससी जीएसटी का, बल्कि इसके अलावा और भी बाकी जो एग्जाम्स हैं उसके प्रिपरेशन के लिए भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ गए हैं। क्योंकि हमारा जो मोटो शुरू से ये था कि हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि अफोर्डेबिलिटी के साथ में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके, जो एक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि आज का हमारा जो मैंडेट है, जो बेसिकली उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, तो उसमें 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि भाई जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए ढेर सारी बधाई, है ना। और उसके अलावा जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको नेक्स्ट उनके लिए क्या है, आगे उन्हें क्या करना है, और जिन लोगों के नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं उन्हें आगे क्या करना है। तो इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि चूंकि खुशी का मौका है। जो लोग हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग 62-63 टोटल कैंडिडेट्स थे जिन लोगों ने अक्ष फाउंडेशन के साथ में शुरुआत किया था प्रिपरेशन करने के लिए पेपर 2 के लिए। और उसमें से ये जो नाम हैं, जो नाम मुझे मिले हैं, इतने लोगों का चयन फाइनल हुआ है, जिसमें प्रियंका गौतम जी वरिष्ठ अनुवादक का पद इन्हें मिला है, और कुमारी प्रियंका जी, महावीर सिंह जी को भी वरिष्ठ अनुवादक का पद मिला है। और इसके अलावा आप देख जाएंगे शशांक तिवारी जी, श्रद्धा वर्मा जी को जो है उन्हें भी वरिष्ठ अनुवादक का पद मिला है, अमर सिंह जी को वरिष्ठ अनुवादक का पद मिला है। तो बहुत सारे लोगों को सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पद मिला है। बहुत सारे लोगों को राजभाषा विभाग में आप देख पाएंगे। कुल 21 लोग जिन्होंने अभी तक अपडेट किया है, मोनू जांगीड़, शालिनी शर्मा, गुंजन यादव, अंशु शर्मा, रोजी, भानु प्रताप सिंह, सोनू कुमार, पूनम देवी, कृष्ण कुमार, ऐसे कुल 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। महेश चंद्र प्रजापत, पंकज यादव, विजय प्रजापत, मनीषा जी, शशांक जी। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, आकाश पर बधाई। एवं आप सभी लोग ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश प्रेषित किए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका माइक अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लें। ठीक है, तो आप सभी सिलेक्टेड लोगों को आकाश बधाई। और जिन लोग नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो लोग इस पटल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सिलेक्टेड है, उन लोगों को भी ढेर सारी बधाई। ये 21 वो लोग हैं जो हमारे साथ प्रिपरेशन कर, जो 62-63 लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, आउट ऑफ 63 21 जिनका नाम हमारे पास में आया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 63 लोगों में से 1/3 यानी कि 21 लोगों ने फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई। तो आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज कल से भेजे, बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। आपकी मेहनत थी, हमने तो सिर्फ एक छोटा सा गाइड किया था। तो मेहनत आपकी थी और आपकी मेहनत से ही यह रिजल्ट संभव हो पाया है। सो इस तरीके से सभी लोगों ने मैसेज दिए हैं। आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। असीम ऊर्जा मिलती है आप लोगों से, मुझे भी बहुत सारी ऊर्जा मिलती थी और अभी भी मिलती है, इसीलिए हम इतनी मेहनत भी कर पाते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का इतने अच्छे मैसेजेस के लिए, क्योंकि ये मैसेजेस बहुत मतलब इट एक्चुअली मीन फॉर अस, है ना। तो श्रद्धा वर्मा जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट लिखा है। और इस तरीके से आप देखिए, अपेक्षा से ज़्यादा कट ऑफ रहा, अन्यथा और भी नाम इस सूची में जुड़ सकते थे, क्योंकि एससी और एसटी के कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले गए। इतने ज़्यादा बिल्कुल हमने उम्मीद नहीं थी। हालांकि जनरल और ओबीसी के कट ऑफ तो ठीक थे, जितना हम सोच रहे थे उसके आसपास थे, पर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले गए थे। तो सारे मैसेजेस प्राप्त हुए हैं सर। गॉड एवं मतलब राजभाषा विभाग, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। राजभाषा विभाग में सीएसओ में बहुत बहुत स्वागत है। सीएसओ सबसे बड़ा कैडर है राजभाषा विभाग के अंदर में। तो सर गॉट सीएसओएल, एक्चुअली बहुत सारे लोग लगातार कंसल्ट करते थे इससे पहले ड्यूरिंग ऑप्शन फॉर्म एंड ऑल, तो सारे हैं सर गॉट सीएसओएल। इन्हें सीएसओएल में बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बधाई।
फॉर योर क्रूशियल हेल्प एंड गाइडेंस। बिल्कुल एक समय ऐसा होता है जब हेल्प और गाइडेंस की आवश्यकता होती है, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग सही राह पे चले जाते हैं। सर गॉट E3, बहुत बहुत बधाई आपको। डायरेक्ट आपने 5 साल जो है, जो लोग डायरेक्ट एसईओ बने हैं, कम से कम अपने कंटेम्प्रेरी जो भी लोग हैं उनसे 5-6 साल आगे तो वो किसी भी तरीके से हैं। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल आज सेलिब्रेशन का दिन है, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन का छोटा सा वीडियो में प्ले आप लोगों को चाहूंगा। चलिए, अब हम आते हैं आज के अपने मुद्दे पे। यहाँ की बात हमारी हो गई, बहुत सारे लोग लिस्ट में लगे हुए हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने आज के मुद्दे पे। कि अब जो लोग सिलेक्टेड हैं, यानी कि जिन लोगों का फाइनल चयन हो गया, जिनको डिपार्टमेंट मिल गया, उन लोगों के लिए क्या है आगे, उन लोगों को क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स उनके साथ में होने वाले हैं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब क्या होगा कि एसएससी यानी कि जो कमीशन है, कमीशन के द्वारा आपका जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। जो भी डिपार्टमेंट आपको एलोकेट हुआ है, जिनको राजभाषा विभाग मिला है उनको राजभाषा विभाग उनके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे, जिनको रेलवेज मिला है उनको रेलवेज भेज दिए जाएंगे, और जिनको AFHQ मिला है उनके डॉक्यूमेंट्स AFHQ भेजे जाएंगे। मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स आपको एलोकेट हुआ, डॉक्यूमेंट्स जब डिपार्टमेंट आपके रिसीव कर लेंगे, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट आप सभी लोगों को एक कॉल अप लेटर भेजेंगे, आप ईमेल से भेजें, जिस प्रकार से भी वो भेजें, जैसे भी आपको इंटीमेट करें, आपको इंटीमेट करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मंगा के उसके बाद आपको बुलाएं, या फिर डायरेक्ट बुला सकते हैं। यह डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है कि उनका अपना प्रोटोकॉल क्या है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करा जाएगा, आपको बुला करके, जो भी आपका हेड ऑफिस रहेगा। ज्यादातर चांसेस यही है कि आपका हेड ऑफिस ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए आप नोटिफिकेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो बातें दी हुई हैं उसी हिसाब से आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। नोटिफिकेशन आपको फॉलो करना है। फिर से आप पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के अनुसार आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। हालांकि मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बनाया है, प्रिपेयर करके मैंने प्रयास किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, तो जो लोग उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, रहेंगे, ओके हो जाएगा, उन लोगों को फिर उनकी एक लिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाएगी। और जब उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी, फिर उन सारे लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा एसएससी के द्वारा, माफ कीजिएगा, नॉट एसएससी के द्वारा, अटेस्टेशन फॉर्म आपको भेजा जाएगा आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा, और मेडिकल करने के लिए आपसे कहा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि भाई आप अपना मेडिकल कराएं, और मेडिकल करके और अटेस्टेशन फॉर्म आप जो है डिपार्टमेंट को सबमिट करें। तो ये आगे की प्रक्रिया होगी, अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल। मैंने प्रयास किया है एक अटेस्टेशन फॉर्म का आपके लिए, मैं सैंपल भी लेकर के आया हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या कॉलम रहते हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से देरी हो सकती है, जो आप ना करें, ताकि आपके फाइनल ज्वाइनिंग प्रोसेस में देरी ना हो। जब आप ये कर लेंगे अटेस्टेशन और मेडिकल वाला, आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आपने कर लिया, करने के बाद में आप जब इस डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे, तब उसके बाद में आपका कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट, जिसको कि हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं, वह भी करा जाएगा। ज्यादातर विभाग पहले ये करा लेते हैं, बहुत कम ही ऐसे विभाग हैं जो ज्वाइनिंग के बाद कराते हैं। पहले ज्वाइनिंग के बाद ही हुआ करता था, बट अब ऐसा हो गया है कि पहले कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट पहले हो जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग कराया जाता है।
मैक्सिमम ये चांसेस है वह आपका करा जाएगा। यह भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो शायद पहले ज्वाइनिंग डाले और उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराए, और जब ये सारी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी उसके पश्चात फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आप फिर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। परंतु इन सारे प्रोसेस में एक मैटर, एक मुद्दा जो है वो आपको ध्यान में रखना है, और वो मुद्दा ये है कि एसएससी ने अपना जो राइटअप दिया है उसके अंदर में राइटअप में लिखा गया है कि 1 साल के अंदर आपके डिपार्टमेंट को आपको कैसे भी करके ज्वाइनिंग करा लेना है। 1 साल। तो आप ध्यान रखें कि 1 साल तक अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं मिला है तो आप जो है 100% डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि 1 साल वेट आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे पहले ही कंसल्ट डिपार्टमेंट करते रहें, बातचीत करते रहें। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि एसएससी हमें कोरेस्पोंडेंस शुरुआत में करनी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट अब ऐसा हो गया है कि डिपार्टमेंट वाइज, तो जो बड़े डिपार्टमेंट है जैसे सीएसओएल है, सीएसओएल में चूंकि 95 96 बच्चे हैं तो वहां पे थोड़ा मुश्किल है उन लोगों को इंडिविजुअल कैटर करना, बट जहाँ पे 10 12 15 20 ऐसी वैकेंसीज है वहां वो लोग इंडिविजुअली भी आपका जो ही अगर आप उनसे कंसल्ट करते हैं तो आपको अप्लाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप लगातार संपर्क करते रहें, पूछते रहें, ताकि आपकी प्रक्रिया में ज्यादा देर न हो। तो ये तो प्रोसेस ऐसे कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो गए हैं, हम देखते हैं कि जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है और मेडिकल फॉर्म होता है, तो अटेस्टेशन और मेडिकल फॉर्म जो है वह किस प्रकार से होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये आपका इस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म होता है जहाँ पे आपको एक फोटो लगानी होती है, गस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर लेना होता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि गस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर लेने का मतलब, जैसे आजकल ऐसा हो गया है ना कि नहीं आपको गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेशन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। पर यहाँ जो अटेस्टेशन फॉर्म ये रहेगा, इसमें 100% आपका गस्टेड ऑफिसर या किसी हाई स्कूल का प्रिंसिपल या फिर आपका मतलब उस लेवल का कोई भी अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी जैसे आपके बीडीओ हो गए या सर्किल ऑफिसर हो गए, तो इस लेवल के किसी भी अधिकारी से ही आपको ये अटेस्टेशन कराना रहेगा। सो इस तरीके से पहला पीस आपका जो आता है वह अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी होती है और फोटो लगाने के बाद में इस तरीके से आपका ये रहता है जहाँ पे आपको नाम, और इसको हमेशा ब्लॉक लेटर में भरेंगे। आप जब भी भरेंगे अटेस्टेशन फॉर्म को लिखा भी रहेगा उसे, ध्यान रखेंगे हमेशा ब्लॉक लेटर में भरेंगे, है ना, इसको स्मॉल लेटर्स में नहीं भरना है, ब्लॉक लेटर में भरेंगे। और इस तरीके से पहला पेज ऐसा होता है। एक नज़र आप लोग देख लीजिए, फिर आपको मिलेगा तो आप देख ही पाएंगे। पूरा 2 सेट इसको भरना होता है। तो अगर आपको एक ही सेट प्राप्त हो रहा है तो उसकी पहले ही 2 कॉपी करा लें, इनफैक्ट 3 कॉपी करा लें और 3 कॉपी भरें ताकि कोई दिक्कत ना आए। और इस तरीके से आपका ये रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल सावधानी के साथ आपको भरना, गलती नहीं करनी, क्योंकि यहीं से आपके सर्विस डॉक्यूमेंट्स बनने शुरू होंगे। जो भी डेटा आप दे रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को, डेटा यहीं से उठाया जाएगा और फिर यहीं से डेटा बनना शुरू होगा आपकी सर्विस के लिए। जो लोग सर्विस में ऑलरेडी हैं वो तो जानते ही होंगे, जो लोग नए हैं पहली बार जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है उनके लिए या उनके रेफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। फैमिली पर्टिकुलर्स आपको अपना अपना देना होता है, सारे आपके फादर मदर ब्रदर्स सिस्टर्स, है ना, वाइफ हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो ये सारा इसमें देना होता है। उसके बाद नेशनलिटी और ये सारी चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा डिटेल्स आपने भरना होता है। तो ये जब आपके पास मिलेगा तो आप भर पाएंगे, कोई बहुत बहुत इशू की बात नहीं है, आप भर पाएंगे इजीली। इसमें एक कॉलम आगे आएगा कि आपने पिछले 5 साल तक आप कहाँ रहे, है ना, या कहाँ आपने काम किया, तो उसके बारे में भी आपको डिक्लेरेशन देना होता है। सो फिर यहाँ पे क्या कभी अरेस्ट हुए, कभी प्रोसिक्यूट किए गए, कभी आप जेल में रखे गए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। और लास्ट में 2 ऐसे लोगों के नाम भी प्रोवाइड करने होते हैं जो आपको जानते हैं, आपके काफ़ी करीबी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, यही बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है कि इतने लोगों से आप अपना मतलब जो सर्टिफिकेट है, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको अटेस्ट करा सकते हैं, इसमें कि गस्टेड ऑफिसर हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए,
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, है ना, इस तरीके से प्रिंस, हेडमास्टर, बीडीओ, पंचायत इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर। तो इस तरीके से सारी लिस्ट दी हुई है। ये जब आपको मिलेगा अटेस्टेशन फॉर्म तो आप देख ही पाएंगे। तो इसमें आप जब भी कराएंगे राउंड स्टैंप आप अवश्य लगवाइएगा। राउंड स्टैंप लगवाना बहुत आवश्यक होता है। कई बार अगर आप राउंड स्टैंप या सील नहीं लगाते तो उसके बगैर वो वापस आ जाता है। फिर आपको ना मेडिकल कराना रहेगा, आपके सिविल सर्जन मेडिकल आपका करेंगे और वह इस तरीके का कुछ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे और फिर इसको आपने भेजना रहेगा जब आपके अटेस्टेशन की बारी आएगी। परंतु अटेस्टेशन से पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको चाहिए, पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो एक मतलब लिस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की मैंने एक सूची बनाई है, कम से कम जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अवश्य होने चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स किसी किसी व्यक्ति के केस में हो सकते हैं, वो तो रहेगा रहेगा। सो सबसे मोस्ट मतलब फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, आधार कार्ड और फोटोग्राफ, है ना। आधार कार्ड होने चाहिए आपके पास, आपका फोटोग्राफ आपको रखना है। जब आप ड्यू के लिए जा रहे हैं तो जो एडमिट कार्ड आपको दिया गया है, ड्यू के लिए जो एडमिट कार्ड इशू किया गया है वह एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, है ना। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद अब आप शुरू करें 10वें से शुरू करिए, 10वां और 12वां, ये दोनों क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप अपने पास रखें। 10th की मार्कशीट आवश्यक होती है आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वह 10th की मार्कशीट से ही उसमें उसी से उस चीज को देखा जाता है। तो 10th की मार्कशीट बहुत जरूरी है और उसके अलावा सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आप अपने पास रखें। उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, तीनों साल के एक साथ में, वेल एंड गुड, आप उसको रखें। अगर आपके पास में अलग अलग तीनों साल की आपकी अलग अलग मार्कशीट आपको मिली है तो आप तीनों साल की मार्कशीट लेकर जाएं और तीनों साल की मार्कशीट प्रोड्यूस करें, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद आपका एमए मास्टर्स डिग्री का मार्क्स और सर्टिफिकेट, मीडियम सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो एक यहाँ पे सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट रह गया है, अभी मुझे ध्यान आया, दैट इज पीजीडीटी सर्टिफिकेट। इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा ब्रह्मास्त्र तो पीजीडीटी है, तो पीजीडीटी सर्टिफिकेट आप बिल्कुल रखें। सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, पीजीडीटी का सर्टिफिकेट, मीडियम सर्टिफिकेट आपको रखना है अगर आवश्यक है तो। ये डाउट काफी लोगों को रह रहा है कि सर मीडियम सर्टिफिकेट जैसे कब किस केस में मीडियम सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, मैंने पहले भी क्लियर किया है, एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि यदि आपके पास में एमए या ग्रेजुएशन लेवल पे, दोनों में से किसी भी लेवल पे अगर हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है ना, हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट रूप में आपने पढ़ा है, तो यदि आपने इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तब आपको मीडियम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, मीडियम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका जो मास्टर्स डिग्री है वह मास्टर्स डिग्री आपने कर लिया सोशियोलॉजी से, सोशल साइंस से आपने अपना मास्टर डिग्री किया है और करने का मीडियम आपका है इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम से आपने सोशल साइंस में एमए किया हुआ है और ग्रेजुएशन में बीए आपने भी सोशियोलॉजी से ही किया है, सोशियोलॉजी से किया है, ठीक है। इसमें हिंदी आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हिंदी आपका सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आपके लिए कंपलसरी क्या है, ये है कि जो सोशियोलॉजी आपने बीए किया है इसका माध्यम हिंदी होना चाहिए, तभी तो आप एलिजिबल होंगे ना। तो इस केस में आपको ये मीडियम सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। लेकिन यदि आपने इसी केस को हम दोबारा लेते हैं, यदि आपने एमए सोशियोलॉजी किया, एमए सोशियोलॉजी किया है आपने और इंग्लिश मीडियम से किया है, बीए भी आपने सोशियोलॉजी किया है, बीए भी आपने सोशियोलॉजी किया है, समाजशास्त्र से बीए किया है और यह भी आपने अंग्रेजी मीडियम से ही किया है या फिर हिंदी मीडियम से किया मान के चलिए, और आपके पास में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में है, यानी कि आपने या तो ऑप्शनल या ऐच्छिक आपने इसे पढ़ा है और या तो फिर यह आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य या ऐच्छिक, दोनों में से कुछ भी होने से अगर ये हिंदी आपका एज ए सब्जेक्ट है तो ऐसी परिस्थिति में अगर हिंदी एज सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में आपको मीडियम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें कि मीडियम सर्टिफिकेट तभी चाहिए जब आपको अंग्रेजी मीडियम या फिर हिंदी मीडियम आपको अपने
जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए शो करना है, तब इसकी आवश्यकता है। हालांकि अगर हिंदी और अंग्रेजी आपने एज सब्जेक्ट पढ़ा है और फिर भी आपने अपना मीडियम सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो कोई दिक्कत की बात, ये बनवा ही लिया तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि आपने नहीं बनवाया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में है या फिर अंग्रेजी एज द केस में भी आपके सब्जेक्ट के रूप में है, तब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज जो डाउट आप लोगों का है उसको मैंने अभी क्लियर किया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर भी काफी लोगों के मन में शंकाएं हैं और इससे संबंधित बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल्स क्वेश्चंस आए हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपको बताया था हूँ, बाकी संतोष जी भी इसके ऊपर मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो प्रकाश डालेंगे कि कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट में ये है कि अगर आपके पास एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है उसको रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको हर साल रिन्यू करना होता है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको हर साल रिन्यू करना होता है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट हैं वह आपके अपडेटेड चाहिए। स्टेट और सेंट्रल वाली जो बात है कि आपको स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला ही चाहिए, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि स्टेट से भी आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको इश्यू किया है वह सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। संतोष जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, देखिए सर्टिफिकेट की बात नहीं करते, बात है फॉर्मेट की। स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट कुछ स्टेट में अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में जो भी नोटिफिकेशन दिया जाता है हर एक नोटिफिकेशन के साथ उसका फॉर्मेट दिया जाता है। तो उचित यही रहेगा कि अगर किसी कैंडिडेट के पास स्टेट फॉर्मेट में है तो वो स्टेट उसके अलावा उसके बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवा ले। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट रहेगा, जो एसएससी की साइट पे जो फॉर्मेट दिया रहता है नोटिफिकेशन के साथ में भी रहता है। जी जी। तो इसी फॉर्मेट में यदि स्टेट अथॉरिटीज भी साइन कर दें तो वैलिड रहेगा ना? देखिए अभिषेक जी, सर्टिफिकेट स्टेट अथॉरिटी ही साइन करती है, फॉर्मेट की बात रही है, केवल फॉर्मेट की बात रही है। फॉर्मेट अलग अलग होता है, वो भी हर एक स्टेट में नहीं, किसी स्टेट में फॉर्मेट उनका अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए फॉर्मेट अलग है, क्योंकि किसी स्टेट में का रीजन ये होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कैटेगरी है ओबीसी में, दैट इज ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओके। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी में जाइएगा तो ईबीसी है, बीसी है, ओबीसी है, मतलब मल्टीपल उन्होंने अपना बना के रखा है स्टेट में। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी प्रकार की एम्बिग्विटी ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेट जारी किया है, उस फॉर्मेट में अपने रिस्पेक्टिव जो बेसिकली रेवेन्यू ऑफिस से जारी होता है, तहसील ऑफिस से जारी होता है, वहां से आप जारी कराइए उस फॉर्मेट में और आप सबमिट कीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान के फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आप एक चीज और, मैं बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है, मैं अभी चूंकि सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो मैं क्लियर कर दूं एक चीज। देखिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम कंडक्ट करते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किए हैं, उसमें हमने फेस किया है खास करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस केस में। ओबीसी कैडेट का जो सर्टिफिकेट है 1 to 3 ईयर तक वैलिड होता है, अब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं अगर वेरीफाइंग ऑफिसर हूं, मेरे सामने अगर कोई ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर नोटिफिकेशन ईयर, एक बात और याद रखिए, डेट ऑफ वेरिफिकेशन से कंसीडर नहीं किया था नोटिफिकेशन ईयर, मतलब नोटिफिकेशन ईयर 22 है, 3 साल की वैलिडिटी है ओबीसी के लिए, 1 से लेकर 3 साल तक। तो मान लीजिए कि 19 में इशू हुआ है और 3 इयर्स 22 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो 19 से लेकर के आज के डेट तक जितने भी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं 19 से 22 के बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक कैंडिडेट मेरे पास कॉल आया था कि मेरा सर्टिफिकेट जारी हुआ है 2017 में, उसके बाद मैं रिन्यू, मुझे जानकारी नहीं थी जिस वजह से मैं रिन्यू नहीं करा पाया। ऐसे केस में क्या होता है कि आपके पास जो ओल्ड ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट 100% चाहिए ही चाहिए। आज के डेट में, करंट डेट में फ्रेश एक और सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होगा और साथ में एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें आप ये लिखेंगे कि इन बिटवीन मेरा जो स्टेटस था वो नॉन क्रीमी लेयर ही था, मैं क्रीमी लेयर के स्टेटस में कभी नहीं आया। इस इन बिटवीन में आपका जो पुराना सर्टिफिकेट सही करके और आज के डेट के बीच में, सो दैट कि आप उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। और ये भी उसमें लिखना है कि अगर कल के डेट में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, तो उसके जिम्मेदार मैं।
तो ये एफिडेविट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जिस कोई भी कैंडिडेट है जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है, 2 साल से 3 साल से अधिक पुराना है, आप चिंतित ना हो, आपकी कैंडिडेट रद्द नहीं की जाएगी 99%। मैं मतलब एज ए वेरीफाइंग ऑफिसर आपको बता रहा हूँ, अगर उस हमने जो प्रैक्टिकली हमने जो दिखा है, हमने जो किया है, अगर कोई विभाग अगर इस पे क्वेश्चन मार्क करता है, तो आई थिंक फिर भी मैं जो व्यक्तिगत रूप समझ पा रहा हूं कि आपकी कैंडिडेचर को रद्द नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। उसके अलावा कास्ट कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट ये आपको बना के रखना है, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन लोगों का एक्सपीरियंस बेस्ड पे हुआ है। इसके अलावा कोई अदर सर्टिफिकेट भी आपने अपना फॉर्म भरते हुए जो भी डिक्लेयर किया है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको रखने हैं। इन केस ऑफ एक सर्विसमैन, अगर जो एक सर्विसमैन आर्मी नेवी एयरफोर्स से जो भी रिटायर्ड एक सर्विसमैन हमारे हैं, उन लोगों को इसके साथ में पीपीओ, डिस्चार्ज बुक और आई कार्ड ये अपने साथ कैरी करना है। पीपीओ डिस्चार्ज बुक की कॉपी कैरी करनी है। ये सारे सर्टिफिकेट्स जो भी आप का मैंने बताया, इनका आप 2-2 कॉपी करा दीजिएगा। 2-2 सेट कॉपी करा करके सेल्फ अटेस्ट करके इस लेके जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटो, 5-6 कलर्ड फोटोग्राफ भी आपको लेकर के जाना है जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाहर। अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, वेटिंग लिस्ट कंसर्न के ऊपर। तो